हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्रेब्स साइकिल, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल भी कहा जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियन। सिट्रिक एसिड साइकिल, ये जो रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, प्रीवियसली हम पढ़ के आए हैं ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रियन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में हम पढ़ के आए हैं कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में टूटता है। पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड, आप पायरुवेट कहें या पायरुविक एसिड कहें एक ही बात है, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। ये कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये एंटर होगा इस पूरे केमिकल रिएक्शन जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये डायरेक्टली सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर नहीं होता। ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है या पायरुवेट है ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है और एसिटाइल को ए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होता है। ठीक है, अब बात करते चले इस रिएक्शन के नामों की। इसका एक नाम है क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब की साइकिल। क्रेब साइकिल से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे मैकेनिज्म को सर हांस क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस रिएक्शन को क्रेब साइकिल कहा जाता है। ठीक है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड जिसे हम सिट्रेट के नाम से भी जानते हैं। सिट्रिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड सिट्रेट। ठीक है, और इसे TCA साइकिल क्यों कहा जाता है? TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। इसे TCA साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिट्रेट है या सिट्रिक एसिड है इसमें कार्बोक्सिल जो ग्रुप हैं वो 3 मौजूद होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल कहा जाता है यानी कि TCA साइकिल। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब सिट्रिक एसिड साइकिल में जो पायरुवेट है यानी कि पायरुविक एसिड है वो डायरेक्टली इंटर नहीं होता, वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है और एसिटाइल को ए जो है वो फिर इस पूरे मैकेनिज्म में एंटर होता है यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल को ए एंटर होता है। अब ग्लूकोज जब टूटता है तो दो पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो हर पायरुवेट जो है वो एक एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के लिए एसिटाइल को ए के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना पड़ता है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो पायरुवेट है यानी कि पायरुविक एसिड है इट विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। मैं ये टर्मिनोलॉजीज आपको बताता चलूँ कि डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, और जब किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसे कहा जाता है डिहाइड्रोजिनेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है तो उसे कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है, जैसे हम केल्विन साइकिल में पढ़ के आए हैं, वहाँ पर कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है
हाइड्रोजिनेशन। एक और टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताता चलूँ, वो है फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन मीन्स कि किसी मॉलिक्यूल के साथ फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो, और डीफास्फोराइलेशन मीन्स किसी मॉलिक्यूल के साथ फास्फेट ग्रुप जो है वो डिटैच हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो पाइरुवेट है, उस पाइरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। अब पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। अब यहाँ से एक कार्बन जो है ना वो रिमूव हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, यानी कि एक कार्बन यहाँ से गया, तो बाकी कितने बचे? यहाँ पे 2 बचे। ठीक है। और यही नहीं, इसमें से हाइड्रोजन जो है ना वो भी रिमूव होंगे, हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव होंगे, और वो जो हाइड्रोजन है वो NAD जो है वो रिसीव करेगा, और NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। NADH प्लस H कहीं या NADH कहीं या NADH2 कहीं, एक ही बात है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और क्या होगा कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, जब पाइरुवेट जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो उसी वक्त एक कोएंजाइम इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। जो बाकी बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद जो मॉलिक्यूल बचेगा, उसमें कोएंजाइम ए जो है वो अटैच होगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में। ठीक है। कोएंजाइम ए जो है, कोएंजाइम एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन बी। कोएंजाइम इज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन बी। ठीक है। तो इसी तरह से पाइरुवेट में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पे 2 बचेंगे, और प्लस में कोएंजाइम ए जो है वो इस एसिटाइल के साथ अटैच होगा, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटाइल को ए में। ठीक। अब ये जो एसिटाइल को ए है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल को ए जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल को ए एंटर होगा किस में? सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है। अब ये जो पूरे का पूरा रिएक्शन मैंने आपको बताया है, ये लिंक रिएक्शन कहा जाता है। ये जो रिएक्शन है ये ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल को एक दूसरे से जोड़ता है, मिलाता है या लिंक करता है। ठीक है। अब क्या होगा? ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से एक 4 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है, जिसे कहा जाता है ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है। जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या होगा? ये जो एसिटाइल कोए है विच इज 2 कार्बन कंपाउंड, और ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है विच इज 4 कार्बन कंपाउंड, ये एक दूसरे से मिलेंगे, और एसिटाइल कोए में से ये कोएंजाइम ए जो है ना ये रिमूव हो जाएगा फिर। ठीक है। तो क्या होगा कि एसिटाइल को ए और ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो मिलेंगे, तो उसी वक्त को ए जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो एसिटाइल को ए और ऑक्जेलो एसीटेट है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? सिट्रेट में, विच इज 6 कार्बन कंपाउंड, विच इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 6C लिखा हुआ है, यानी कि सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। सिट्रेट इज 6 कार्बन कंपाउंड। सिट्रेट इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है। अब इन दोनों के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो जाहिर सी बात है उसमें 6 कार्बन होंगे। ठीक है। अब क्या होगा? अब ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट में से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। सिट्रेट में से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव होगा। और आपको पता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब किसी मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। और सिट्रेट में जब डिहाइड्रेशन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिस एकोनीटेट में। सिस एकोनीटेट विच इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। जब सिट्रेट में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ यानी कि डिहाइड्रेशन हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सिस एकोनीटेट में, और इसे सिस एकोनेटिक एसिड भी कहा जाता है विच इज 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे आप कार्बन जो है ना वो गिन सकते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे।
ठीक है, 6 कार्बन। और यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का हिसाब अब यहाँ से भी लगा सकते हैं, वरना मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं, ठीक है। अब सिस एकोनिटेट में क्या होगा कि उसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट वो चीज़ आइसोमर ऑफ सिट्रेट है, ठीक है, आइसोसिट्रेट। और ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा कि आइसोसिट्रेट जो है उसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, और एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा वो भी निकलेगा यहाँ से, ठीक है। आइसोसिट्रेट में कौन कौन सी चेंजेस होंगी, आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगी, और हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन इसमें होगा। तो आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड भी कहा जाता है इसे, या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है। अब यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, यानी कि एक कार्बन यहाँ से गया। अब इसमें से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके पास कितने कार्बन होंगे, जाहिर सी बात है 5 कार्बन होंगे। यहाँ पे 5C लिखा हुआ है, वरना आप यहाँ पे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट यानी कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, उसमें कौन कौन सी चेंजेस होंगी। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव होंगी, और वो जो हाइड्रोजन है वो NAD रिसीव करेगा और NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। और यही नहीं, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में डिहाइड्रोजिनेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, यहाँ भी कार्बन लिखा हुआ है। और वो जो हाइड्रोजन है वो कौन रिसीव करेगा, NAD रिसीव करेगा, और NAD कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH में, ठीक है। और उसी वक्त क्या होता है कि एक कोएंजाइम जो है वो भी उसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सक्सिनाइल CoA में, ठीक है, विच इज 4 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे 4 कार्बन लिखे हुए हैं, 4 क्यों लिखे हुए हैं, अब देखें ना यहाँ पे 5 कार्बन है। अब इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो एक कार्बन यहाँ से चला जाएगा ना, तो जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा उसके पास 4 कार्बन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोएंजाइम A भी अटैच होता है, इसलिए यहाँ पे सक्सिनाइल को A लिखा हुआ है मैंने, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। 4C लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और कोएंजाइम A विच इज सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B, ठीक है, S फॉर सल्फर। अब सक्सिनाइल को में कौन कौन सी चेंजेस होंगी, सक्सिनाइल को A में कौन कौन सी चेंजेस होंगी। ये जो सक्सिनाइल को है इसमें से फास्फेट रिमूव होगा, सक्सिनाइल को A जो है उसमें से फास्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव होगा, और कोएंजाइम A भी रिमूव होगा। अब वो जो फास्फेट है वो GDP गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे GTP लिखा हुआ है, यानी कि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन GDP का फुल फॉर्म है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये जब एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिसीव करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, GTP में, विच इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और ये जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ATP में। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो अपना फास्फेट देगा ADP को, तो ADP फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ATP में, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब ये सक्सिनाइल को इसमें से कोएंजाइम A भी रिमूव हो जाएगा और फास्फेट भी निकल जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सक्सिनेट में। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुआ, ये आपने याद रखना है, ठीक है, इसलिए 4C यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। 4C यानी कि सक्सिनेट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। अब सक्सिनेट जो है उसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे, और वो जो हाइड्रोजन है FAD जो है वो रिसीव करेगा। FAD जो है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD स्टैंड्स फॉर
फिलानिन, फिलामिन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब जब FAD हाइड्रोजन रिसीव करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। याद रहे सक्सीनेट में से जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो FAD होता है और फिर वो FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। ठीक है। अब FADH2 जो है उसमें कौन सी चेंजेस होंगी? FAD नहीं, सक्सेनिक एसिड जो है वो अपने हाइड्रोजन जब रिमूव करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट में, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड भी इसे कहा जाता है और सक्सीनेट को सक्सेनिक एसिड भी कहा जाता है। अब जो सक्सीनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरेट में, विच इज आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। अब फ्यूमेरेट में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, यानी कि फ्यूमेरेट विल अंडरगो हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन फ्यूमेरेट विल कन्वर्टेड इनटू मेलेट। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मेलेट में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे और वो हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD, और NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में और मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा फिर से ऑक्जेलो एसीटेट में और फिर से ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो एसिटाइल CoA के साथ कंबाइन होगा और फिर से सिट्रेट बनाएगा और फिर से यही जो पूरा साइकिल है ये चलता रहेगा। ठीक है। अब मैं ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो फिर से रिपीट करता हूँ। ये जो पाइरुवेट है यानी कि पाइरुविक एसिड विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, it will undergo dehydrogenation and decarboxylation और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटाइल में। ठीक है। पाइरुवेट में से जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और डिहाइड्रोजनेशन होगा यानी हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटाइल ग्रुप में। ठीक है। और एसिटाइल ग्रुप के साथ कोएंजाइम A जो है वो अटैच होगा। कोएंजाइम A जब उसके साथ अटैच होगा तो एसिटाइल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटाइल CoA में। ठीक है। विच इज 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो एसिटाइल CoA है वो इंटर होगा किसमें? सिट्रिक एसिड साइकिल में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से ही ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो मौजूद होता है विच इज 4 कार्बन कंपाउंड। अब एसिटाइल CoA और ऑक्जेलो एसीटेट जो हैं वो जब मिलेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिट्रेट में, यानी कि सिट्रिक एसिड में, विच इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, इसलिए उसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। ठीक है। अब जब सिट्रेट बन जाएगा तो उसमें कौन सी चेंजिंग आएगी? सिट्रेट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेट में, यानी कि सिस एकोनेटिक एसिड में, which is 6 carbon compound. 6-एकोनिटेट will undergo hydration and it will be converted into isocitrate. Isocitrate will undergo decarboxylation. यहाँ पे देखें ना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। Isocitrate will undergo decarboxylation and dehydrogenation and it will be converted into alpha ketoglutarate में। ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट में कौन सी चेंजिंग होंगी? अल्फा कीटोग्लूटारेट विल अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो गया और उसके साथ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहे हैं और हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? NAD में। NAD का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। NAD जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? NADH में। ठीक है। और यहाँ से कार्बन रिमूव हुआ ना तो उसके बाद इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा, आइसोसिट्रेट में डिकार्बोक्सिलेशन हुआ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें से रिमूव हुआ तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा? वो 5 कार्बन कंपाउंड होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट विच इज 5 कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. Alpha ketoglutarate will undergo decarboxylation and dehydrogenation and it will be converted into succinyl CoA, क्योंकि फिर succinyl में जो है ना वो कोएंजाइम A अटैच होगा तो फिर succinyl CoA में कन्वर्ट हो जाएगा which is 4 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसमें decarboxylation हुआ है तो यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा। succinyl CoA में क्या होगा कि succinyl CoA
will undergo dephosphorylation. Dephosphorylation means removal of phosphate group. और वो जो फास्फेट ग्रुप है वो कौन रिसीव करेगा? जीडीपी रिसीव करेगा, यानी कि गुआनोसिन डाइफॉस्फेट रिसीव करेगा। वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? जीटीपी में, यानी कि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो जिस एनर्जी रिच कंपाउंड। और जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ठीक है। अब और उसी वक्त सक्सीनाइल कोए में से कोएंजाइम ए भी जो है ना वो रिमूव हो जाता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में, विच इज 4 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4, विच इज 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सीनेट में क्या होगा? सक्सीनेट विल अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन, और वो जो हाइड्रोजन है कौन रिसीव करेगा? एफएडी, और एफएडी कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, और सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट जो है अगेन इट विल अंडरगो हाइड्रेशन, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू मेलेट। मेलेट जो है वो मेलेट जो है उसमें डिहाइड्रोजनेशन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सेलो एसीटेट में, और वो हाइड्रोजन कौन रिसीव करेगा? NAD, और NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। ठीक है। फिर से ये सारे का सारा जो साइकिल है ये चलता रहेगा। ठीक है। अब एंजाइम्स की बात करें। अब पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है। और एसिटाइल कोए और ऑक्जेलो एसीटेट जो है जब सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो वहां पे कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? सिट्रेट सिंथेस। अब सिट्रेट जो है वो सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? एकोनिटेस। अब सिस एकोनिटेट जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में, वहाँ पे भी कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? एकोनिटेस। अब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो एंजाइम कौन सा यूज होता है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। अल्फा कीटोग्लूटारेट जब कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल को ए में तो कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सीनाइल को ए कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में, तब कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? सक्सीनाइल को ए सिंथेटेस। सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में, तब कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? सक्सीनाइल को ए सिंथेटेस। सॉरी तब कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस। अब फ्यूमेरेट जो है वो मेलेट में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? फ्यूमेरेस। जब मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड या ऑक्सेलो एसीटेट में, तब कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, क्रेब्स साइकिल यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि TCA साइकिल। अगर इस लेक्चर में से आपको कोई भी बात कंफ्यूज करे या कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। आखिर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। क्या क्रेब्स साइकिल की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? देखिए यहाँ पे NADH बन रहा है, NADH एक NADH बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है, यानी कि एक जो पायरुविक एसिड है उसमें से कितने NADH बन रहे हैं? उसमें से 3 NADH बन रहे हैं। और कितने FADH2 बन रहे हैं? 1। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम काउंट करें तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। देख रहे हैं एक पायरुविक एसिड में यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ एक ATP भी हमारे पास यहाँ बन रहा है। तो ये थी प्रोडक्ट्स, वो भी एक पायरुविक एसिड की। अगर हमें ये जानना हो कि एक ग्लूकोज में से कितने NADH, कितने ATP और कितने FADH2 बनेंगे तो फिर हम इन सारी प्रोडक्ट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये एक बन रहा है
क्योंकि पायरुविक एसिड एक यहाँ पे इंटर हुआ है ना, तो ग्लूकोज से 2 बनते हैं, तो हम 2 का हिसाब लगाएंगे। तो टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से टोटल 2 FADH के मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पे बनेंगे, और यहाँ पे 3 NADH बन रहे हैं, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे। यहाँ पे एक ATP बन रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है।